भारत में जमीन खत्म हो रही है, सिटीज को वर्टिकल क्यों जाना जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, प्रॉपर्टी मिश्रा शो में स्वागत है आपका। मैं हूं प्रदीप मिश्रा, आपका दोस्त और होस्ट। आज मैं आपको यही सब बताने वाला हूं। मुंबई में आज 1 स्क्वायर किलोमीटर में करीब 32,000 लोग रहते हैं, यानी एक फुटबॉल ग्राउंड जितनी जगह पर पूरा एक गांव। अब सवाल यह है, जब जमीन इतनी कम बचेगी तो लोग कहां रहेंगे। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के शहर अब हॉरिजॉन्टल नहीं बल्कि वर्टिकल क्यों ग्रो कर रहे हैं, मतलब चौड़ाई में नहीं ऊंचाई में, और इसका असर आपकी प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट पर कैसे पड़ने वाला है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तब पूरी क्लैरिटी होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। फ्यूचर में अगर आप चाहते हैं ऐसे एनालिसिस आपको रेगुलर मिलते रहें तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहां हम आपको इन्वेस्टमेंट करने का सही तरीका और इन्वेस्टमेंट करने की सही स्ट्रेटेजी बताते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रॉब्लम की, भारत की जमीन की समस्या। जी हां, भारत का टोटल लैंड एरिया लगभग फिक्स है 32,87,000 स्क्वायर किलोमीटर। ये कभी बढ़ने वाला नहीं है, लेकिन पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही है। नेशनल कमीशन ऑन पॉपुलेशन के एस्टीमेट के अनुसार साल 2036 तक भारत में लगभग 60 करोड़ लोग शहरों में रहने लगेंगे। अब जरा इमेजिन करिए, आज कितने लोग सिटीज में रहते हैं और उससे कहीं ज्यादा अगले 10 से 12 साल में ऐड होने वाले हैं। अब प्रॉब्लम यहां है, जब सिटी का एरिया लिमिटेड हो और पॉपुलेशन बढ़ रही हो तो दो ही रास्ते बचते हैं। पहला, सिटी को बाहर की तरफ फैलाओ, यानी आउटवर्ड एक्सपेंशन, इसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल ग्रोथ। दूसरा, ऊंचाई में बनाओ, ज्यादा फ्लोर्स, ज्यादा टावर, इसे कहते हैं वर्टिकल ग्रोथ। अब तक भारत के ज्यादातर शहरों में पहला रास्ता चुना है, हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन, लेकिन यही अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन चुका है। क्यों? चलिए आगे समझते हैं। हॉरिजॉन्टल ग्रोथ की दिक्कतें। अर्बन स्प्रॉल, जब कोई सिटी बाहर की तरफ फैलती है तो उसे अर्बन स्प्रॉल कहा जाता है और इसके साइड इफेक्ट बहुत भारी हैं। एग्जांपल लेते हैं हैदराबाद का। साल 2007 में हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन रीजन का एरिया करीब 1905 स्क्वायर किलोमीटर था। आज ये बढ़ के 7,257 स्क्वायर किलोमीटर से भी ज्यादा हो गया है, मतलब लगभग 4 गुना। इसीलिए इस एक्सपेंशन के साथ क्या आया, गांव और एग्रीकल्चर लैंड शहर में निगल लिए गए। पुराने वाटर बॉडीज और लेक्स पर कंस्ट्रक्शन हो गया। न्यू एरियाज में पानी, सीवरेज, बिजली की लाइन बहुत देर से पहुंचती है। डेली कम्यूट टाइम घंटों में चला जाता है, ट्रैफिक बढ़ता है। मेरी राय में ये सिर्फ प्लानिंग की प्रॉब्लम नहीं है, ये एक फाइनेंशियल बर्डन भी है। हर बार जब सिटी बाहर फैलती है, गवर्नमेंट को नई सीवरेज लाइन, नए रोड्स, नए पावर ग्रिड बनाने होते हैं। कहीं से तो आती है और अंत में टैक्स पेयर और होम बायर दोनों इसका बोझ उठाते हैं। इसीलिए अब प्लानर्स और गवर्नमेंट दोनों कह रहे हैं, अब सीधा रास्ता नहीं, ऊपर की तरफ बढ़ना ही समझदारी है। वर्टिकल ग्रोथ भारत में एक असली उदाहरण। चलिए अब देखते हैं भारत में वर्टिकल ग्रोथ कैसी दिख रही है। मुंबई इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। आज यहाँ 100 से ज्यादा टॉल बिल्डिंग है और ग्लोबली मुंबई टॉल बिल्डिंग के मामले में दुनिया में 17वें नंबर पर है और एशिया में 14वें नंबर पर आता है। यहाँ का एक बड़ा ड्राइवर है रीडेवलपमेंट का। पुरानी जर्जर इमारतों को गिराकर वहां नई ऊंची बिल्डिंग बनाई जा रही है। यही वजह है कि आज मुंबई में रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट के नजरिए से सबसे हॉट कैटेगरी बन गए हैं। हैदराबाद में तेलंगाना की बात करते हैं, गवर्नमेंट ने एफएसआई यानी फ्लोर स्पेस इंडेक्स के रूल्स को रिलैक्स किया है, जिससे डेवलपर्स अब ज्यादा ऊंची बिल्डिंग बना पा रहे हैं। दिल्ली एनसीआर, खास तौर पे नोएडा और गुरुग्राम में पिछले कई दशकों में हाई राइज रेजिडेंशियल टावर की संख्या कई गुना हो गई है। अब समझते हैं ये एफएसआई क्या होता है, क्योंकि ये पूरी वर्टिकल ग्रोथ स्टोरी की चाबी है। मान लीजिए आपके पास 10,000 स्क्वायर फीट जमीन है और एफएसआई है 3, तो आप उस जमीन पर 30,000 स्क्वायर फीट तक कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, चाहे वो 1 मंजिल हो या 10 मंजिल में फैला हुआ हो। एफएसआई जितना ज्यादा, उतनी ज्यादा ऊंचाई और उतने ज्यादा होम्स एक ही प्लॉट पर बन सकते हैं। भारत में ज्यादातर शहरों में एफएसआई काफी कम रखा गया है, कहीं 1.5,
कहीं 2 और कुछ सेक्टर रोड पे 3 से 3.5 तक। जबकि ग्लोबल कंपैरिजन में दुनिया कैसे वर्टिकल हुई? दुनिया के बड़े शहरों में एफएसआई इससे कहीं ज्यादा है। सिंगापुर एक छोटा सा आइलैंड नेशन है, एरिया में बेंगलुरु से भी छोटा है, लेकिन वहां एफएसआई एक्सट्रीमली हाई रखी गई है और आज वो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज को अपने टावर्स में अकोमोडेट करता है। सिंगापुर यह भी साबित करता है कि सिर्फ हाउसिंग नहीं बल्कि फूड प्रोडक्शन भी वर्टिकल हो सकता है। वहीं अपनी जरूरत की 90% लीफी ग्रीन वेजिटेबल रूफटॉप और वर्टिकल फार्म से ही प्रोड्यूस होती है। हांगकांग और न्यूयॉर्क भी इसी मॉडल पर बने हैं। लिमिटेड लैंड, हाई एफएसआई और दुनिया की सबसे डेंस लेकिन सबसे प्रोडक्टिव सिटीज। मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन यह है कि ये शहर सिर्फ ऊंची बिल्डिंग बनाने की वजह से सफल नहीं हुए हैं, बल्कि इसीलिए सफल हुए हैं क्योंकि वर्टिकल ग्रोथ के साथ साथ उन्होंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट, वाटर सप्लाई, सीवरेज सिस्टम को भी उसी रफ्तार से अपग्रेड किया है। सिर्फ ऊंचाई बढ़ाने से कुछ नहीं होता अगर नीचे का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार ही ना हो। यही वो किस्सा है जहां भारत को अभी सबसे ज्यादा काम करना है। चलिए कुछ चैलेंजेस की बात करते हैं। भारत में वर्टिकल ग्रोथ की राह में क्या क्या रुकावटें हैं? 5 बड़ी चुनौतियां हैं। पहली चुनौती एफएसआई रिस्ट्रिक्शन। ज़्यादातर भारतीय शहरों में एफएसआई रूल्स पुराने और कंजर्वेटिव हैं। सिर्फ वाइड रोड पर ही हायर एफएसआई अलाउड है, जिससे वर्टिकल ग्रोथ सीमित जगहों तक ही पहुंच पाती है। दूसरी, इंफ्रास्ट्रक्चर की तैयारी। अगर एक प्लॉट पर 500 फैमिलीज की जगह 5000 फैमिलीज रहने लगे तो उस एरिया का वाटर सप्लाई, ड्रेनेज और इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड भी उतना ही बढ़ाना चाहिए। ज़्यादातर जगहों में ये नहीं होता, इसीलिए नई हाई राइज सोसाइटी में पानी और बिजली की समस्या आम देखने को मिलती है। तीसरी, फायर सेफ्टी और स्ट्रक्चरल सेफ्टी। टॉल बिल्डिंग के लिए स्ट्रिक्ट फायर सेफ्टी नॉर्म्स, एवैक्यूएशन प्लान्स और रेगुलर स्ट्रक्चरल ऑडिट बहुत ज़रूरी है। भारत में एनफोर्समेंट अभी भी बहुत कमज़ोर है। चौथी बड़ी दिक्कत, रीडेवलपमेंट की कॉम्प्लेक्सिटी। पुरानी बिल्डिंग के सभी ऑनर्स को एक साथ राजी करना, लीगल अप्रूवल लेना और कंस्ट्रक्शन के दौरान टेम्पररी रीलोकेशन करना, ये सब प्रोसेस को कहीं ना कहीं धीमा कर देती है। पांचवी बड़ी दिक्कत है रेगुलेटरी फ्रेगमेंटेशन। अलग अलग सिटीज में बिल्डिंग बायलॉज अलग अलग है, जिससे एक कंसिस्टेंट नेशनल वर्टिकल ग्रोथ पॉलिसी बनाना मुश्किल हो जाता है। मेरी राय यह है कि वर्टिकल ग्रोथ ही हर समस्या का जादुई सॉल्यूशन है। सच यह है कि वर्टिकल ग्रोथ तभी काम करता है जब वो इंफ्रास्ट्रक्चर फर्स्ट अप्रोच के साथ आए। सिर्फ ऊंची बिल्डिंग बनाना काफ़ी नहीं है, साथ में मेट्रो कनेक्टिविटी, पानी, सीवरेज और पार्किंग भी प्लान्ड होनी चाहिए। और दूसरी बात, मुझे लगता है कि भारत को सेलेक्टिव वर्टिकल ग्रोथ की तरफ जाना चाहिए, हर जगह नहीं। जो एरिया मेट्रो लाइन, मेजर रोड्स या बिजनेस डिस्ट्रिक्ट के पास है वहाँ एफएसआई बढ़ाकर हाई राइज को एनकरेज करना चाहिए, जैसे टीओडी में किया जाता है। इसे प्लानर्स ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट कहते हैं। लेकिन हर गली मोहल्ले में अनियंत्रित हाई राइज बनाना उल्टा नुकसान कर सकता है। तीसरी बात, रीडेवलपमेंट सिर्फ मुंबई तक सीमित नहीं रहना चाहिए। दिल्ली, बेंगलुरु, पुणे जैसे शहरों में भी पुरानी लो राइज सोसाइटी रीडेवलपमेंट के जरिए वर्टिकल बन सकती है और इससे जमीन का बेहतर इस्तेमाल हो सकता है। साथ ही एग्जिस्टिंग रेजिडेंट्स को बेटर होम भी मिल सकते हैं। अब कुछ इन्वेस्टर्स के लिए टेक अवे। जी हाँ, अगर आप इन्वेस्टर या होम बायर हैं तो इस पूरी स्टोरी का आपके लिए प्रैक्टिकल मतलब क्या है? एक, जो एरिया एफएसआई रिलैक्सेशन और मेट्रो कनेक्टिविटी के साथ आ रहे हैं वहां प्रॉपर्टी की डिमांड आगे और बढ़ेगी, ऐसी लोकेशन पे ध्यान दीजिए। दूसरा, रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते समय बिल्डर का ट्रैक रिकॉर्ड और प्रोजेक्ट की अप्रूवल स्टेटस सब चेक कर लीजिए, क्योंकि ये प्रोजेक्ट लंबे समय तक चल सकते हैं। तीसरा, सिर्फ ऊंचाई या नंबर ऑफ फ्लोर्स देखकर मत जाइए, उस सोसाइटी के अराउंड इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, जैसे कि पानी, सीवरेज, पार्किंग भी ज़रूरी वेरीफाई करने वाली चीज़ें हैं। ये चीज़ें आगे आपकी प्रॉपर्टी की रीसेल वैल्यू डिसाइड करती है। तो दोस्तों, ये थी आज की पूरी स्टोरी कि भारत के शहर अब हॉरिजॉन्टल नहीं बल्कि वर्टिकल ग्रोथ कर रहे हैं और इसमें आपके लिए क्या अपॉर्चुनिटी छिपी है, ये सब मैंने आज आपको बताया। अगर मेरा आज का एनालिसिस आपको पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। फ्यूचर में रेगुलर ऐसे इन्फॉर्मेटिव एनालिसिस देखने के लिए इसी चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, जय हिंद।